Hello everyone. आज I am going to explain different question answers of this chapter chemical reactions and equations. इससे पहले भी मैं 2 सेशन ले चुकी हूँ जिसमें I have explained different types of chemical reactions. Oxidation reduction का मैंने अलग सेशन लिया and characteristics of chemical reactions. तो आज मैं करने जा रही हूँ question answers को explain. First question है why should a magnesium ribbon, first question है why should a magnesium ribbon cleaned before burning in air, cleaned before burning in air. यानी कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम मेटल इज फाउंड इन रिबन फॉर्म, तो मैग्नीशियम रिबन को जब भी हम बर्न करना चाहते हैं एयर में, देन वी विल हैव टू क्लीन इट फर्स्ट. वो क्लीन क्यों करना पड़ता है? दिस इज द क्वेश्चन कि व्हाई डू वी क्लीन द मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग इन एयर. तो इसका आंसर ये है कि कहाँ से आप स्टार्ट करोगे इसका आंसर, कि मैग्नीशियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल. मैग्नीशियम एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल है. सो ऑन इट्स ओन इन द एटमॉस्फेयर it reacts with atmospheric oxygen and it forms a white color protective coating made up of magnesium oxide. तो हमेशा जब भी मैग्नीशियम रिबन आप लेते हो उसमें ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव कोटिंग जमी हुई होती है वाइट कलर की. सो अगर आप इसके विद दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग के साथ ही बर्न करोगे तो बर्निंग ठीक से नहीं होगी इसके लिए. So this is the reason that first you will have to clean the magnesium ribbon to remove this magnesium oxide coating. तभी magnesium pure form में फिर आपको मिलेगा and it will burn in the presence of oxygen और magnesium oxide बनाएगा. White color का powdery substance magnesium oxide बनाएगा. So this is the answer of. तो आपने start कहाँ से करना है कि magnesium is a very reactive matter. इसीलिए वो हवा में पड़े पड़े मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है ऑक्सीजन से रिएक्शन कर. इसलिए हमें पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो कोटिंग है उसको रिमूव करनी पड़ती है, सरफेस उसकी क्लीन करनी पड़ती है बाय स्क्रबिंग विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर. उसके बाद फिर हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं एयर में, तो वो बहुत अच्छे से बर्न हो जाता है. सेकेंड क्वेश्चन है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग वर्ड इक्वेशंस. आपको वर्ड इक्वेशन दी हुई है और आपने क्या करना है कि उसकी केमिकल इक्वेशंस लिखनी है. जब भी आप केमिकल इक्वेशंस लिखो तो हमेशा इट शुड बी अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो फर्स्ट है कि व्हेन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज फॉर्म. तो क्वेश्चन है इसकी आपने केमिकल इक्वेशन लिखनी है. वर्ड में ये इक्वेशन दी हुई है और बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं आपके इस चैप्टर में जिसमें वर्ड्स में आपको केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है एंड यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केमिकल इक्वेशन बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला. तो ये है कि इसमें आपको बताया है कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद chlorine gas to form hydrogen chloride. बस दिस इज द क्वेश्चन. तो अब मैं आपको बताती हूँ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जब हम बोलते हैं उसका फॉर्मूला भी HCl होता है और जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं तो उसका फॉर्मूला भी HCl होता है. मतलब कि अगर वो एसिडिक फॉर्म में है, एसिड है मतलब लिक्विड फॉर्म में है HCl, देन इट इज़ नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और जब वो गैसियस फॉर्म में है देन इट इज़ नोन एज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. दोनों का फॉर्मूला इज द सेम, दैट इज HCl. तो यहाँ पे आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन
it forms hydrogen chloride gas. Although it is a balanced chemical equation, but it is not correct. वो correct क्यों नहीं है? क्योंकि one atom of hydrogen cannot stand independently in nature. इसी तरह से क्लोरीन का एक एटम cannot stand independently in nature. हमेशा ये दूसरे एटम से कंबाइन होकर के रहता है नेचर में. तो इसलिए हमें जब भी केमिकल इक्वेशन में अब हाइड्रोजन, क्लोरीन, इवन कई बार ऑक्सीजन भी लिखते हैं तो भी आपको O2 लिखना पड़ता है, नॉट ओनली O. तो यहाँ पे H2 + Cl2 और ये बन गया 2HCl. हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन गई. अगर इसमें वाटर मिला दोगे, डिजोल्व कर दोगे वाटर में, देन इट विल बिकम हाइड्रोक्लोरिक एसिड. लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चन में हाइड्रोजन क्लोराइड, फॉर्मूला इज द सेम, HCl, एसिड का भी HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का भी HCl. नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट. बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म, एक तो बनाएंगे बेरियम सल्फेट, और नंबर 2 बनाएंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड. एल्यूमिनियम क्लोराइड ये आपको दिया हुआ होगा, इट इज गिवन. क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ये कि बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट इज इक्वल टू बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड. आपने क्या करना है कि इसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. केमिकल इक्वेशन में आप तभी इसको कन्वर्ट कर सकते हो व्हेन यू नो द केमिकल फॉर्मूला. तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2. एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 होल थ्राइस. एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, सो इट इज रिएक्टिंग विथ 3 सल्फेट्स. सल्फेट SO4 की वैलेंसी 2 होती है, सो इट इज रिएक्टिंग विथ 2 एल्यूमिनियम एटम्स. तो एल्यूमिनियम सल्फेट, और बनता क्या है आफ्टर द रिएक्शन? बेरियम सल्फेट BaSO4 और साथ में बनता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, दैट इज 2AlCl3. So this is the balanced and complete chemical equation of this reaction. Barium chloride का formula BaCl2, aluminium sulfate is aluminium Al2SO4 whole thrice. BaSO4 का white कलर का एक precipitate बनता है. मैंने आपको बताया है types of reactions में precipitate reaction. This is a case of double displacement, and this is aluminium chloride. Third reaction है when sodium reacts with water to form sodium hydroxide and hydrogen. When sodium reacts with water to form sodium hydroxide plus hydrogen gas. तो ये जो इक्वेशन रिएक्शन है, सोडियम मेटल डिसॉल्व्स इन वाटर और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है. आपने क्या करना है, इसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है और वो बैलेंस्ड होनी चाहिए. तो सोडियम का सिंबल है Na प्लस वाटर का है H2O. सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NaOH विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एल्कली, और हाइड्रोजन गैस. नाउ यू विल हैव टू बैलेंस इट. अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है. यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है. अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देती हूँ और यहाँ पे भी 2 लगा देती हूँ तो 2 and 2 is to 2 4 हाइड्रोजन, 2 is to 2 4 हाइड्रोजन. अब यहाँ पे सोडियम है 2, तो यहाँ पे मैं सोडियम भी 2 लगा दूंगी, तो सोडियम भी बैलेंस हो गया. 2 एटम ऑफ सोडियम, 2 एटम ऑफ सोडियम, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 2s are 4 atom of hydrogen. So this is a balanced chemical equation of this reaction. इसके बाद
एक और रिएक्शन है, और 1 2 बस ये 4 रिएक्शंस थे इसमें फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है थर्ड क्वेश्चन। ये आपको आई होप कि समझ आ गया होगा। तो अब मैं आपको लिख रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। ये NCERT के क्वेश्चंस है सारे। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज a solution of a substance X is used for white washing। एक सॉल्यूशन है सब्सटेंस X का। सब्सटेंस X, आपको हिंट्स दिए हुए हैं, कुछ नाम नहीं दिए हुए इनके। एक सब्सटेंस है X विच इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। किस में यूज होता है ये? वाइट वॉशिंग में, यानी कि जो हम पेंट करते हैं, वाइट वॉशिंग करते हैं वॉल्स के ऊपर, उसमें यूज होता है। हिंट आपको दिया हुआ है, आगे हिंट दिया हुआ है कि नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। इस सब्सटेंस X का आपने नेम लिखना है और इसका फॉर्मूला भी लिखना है। और हिंट क्या दिया हुआ है इसके लिए आपको कि थर्ड पॉइंट इसका लिखा हुआ है कि राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम अबाउट विद वाटर। ये जो सब्सटेंस X है इसका वाटर के साथ आपने रिएक्शन भी लिखना है। दिस इज द क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के दोबारा बताती हूँ कि a solution of a substance X is used for white washing। white washing के लिए वो यूज होता है। हिंट आपको मिल गया। फिर आपसे पूछा है कि राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम अबाउट विद वाटर, इसका फॉर्मूला और इसका केमिकल नेम भी आपने लिखना। तो अब आपको यहाँ पे जो हिंट दिया है कि सब्सटेंस X का सॉल्यूशन वाइट वॉशिंग में यूज होता है, तो आपको यहाँ से समझ जाना चाहिए कि ये सब्सटेंस X क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करके हम उससे वॉल्स के ऊपर वाइट वॉशिंग करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो सब्सटेंस X है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्साइड और इसका कॉमन नेम भी है, एंड दैट कॉमन नेम इज क्विक लाइम। इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेम द सब्सटेंस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कॉमन नेम इज क्विक लाइम। दूसरा आपसे पूछा है इसमें कि इसका आपको रिएक्शन लिखना है वाटर के साथ। तो वाटर के साथ इसका एक वेल नोन रिएक्शन है, वो ये है कि व्हेनेवर कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, इसके अंदर जब आप वाटर डालते हो तो एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और बनता क्या है? CaOH होल ट्वाइस प्लस प्लस, यही बनता है, प्लस साथ में हीट बनती है। लॉट ऑफ हीट इज इवॉल्व, एंड व्हेनेवर heat is evolved during a chemical reaction, that chemical reaction is known as exothermic reaction। इतनी हीट निकलती है कि एकदम बबल्स के साथ so much steam and heat will be released। तो ये रिएक्शन है जो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कैल्शियम ऑक्साइड का, यानी कि सब्सटेंस X का वाटर के साथ आपने रिएक्शन लिखना है। सो इट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसमें ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, केमिकल नेम तो मैं बोल ही रही हूँ केमिकल हाइड्रोक्साइड, इसका कॉमन नेम भी है, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम भी उसको बोलते हैं। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि सब्सटेंस X कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, दिस इज द रिएक्शन विद वाटर, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट इज रिलीज, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लेक्ट लाइम भी उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर is having double volume as compared to the second test tube। जब हम
वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं इसमें, यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं तो इसका इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन होता है और बनता है H2 प्लस O2, यानी कि वाटर गेट्स डिकम्पोज्ड। इसको हम बैलेंस करेंगे 2 लगा के, तो ये हमारी बैलेंस है। आपसे पूछा है कि जो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन है वाटर का, तो एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस फिल हो जाती है और दूसरे में ऑक्सीजन गैस बन जाती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि दोनों जो टेस्ट ट्यूब्स हमने इलेक्ट्रोड्स के ऊपर ऐसे इन्वर्टेड करके रखी हुई है, इन्वर्टेड करके, तो यू विल फाइंड कि जो गैस ऊपर कलेक्ट हुई है, एक गैस टेस्ट ट्यूब में डबल अमाउंट है और एक टेस्ट ट्यूब में गैस का उससे हाफ अमाउंट है, हाफ वॉल्यूम है। ऐसा क्यों, ये आपसे पूछा है। ऐसा इसलिए है, यू कैन सी इन द इक्वेशन कि आपका अगर ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। अगर हम एटम के फॉर्म में लें तो H2 प्लस O, यानी कि इसके 2 एटम तो इसका 1 एटम। तो दोनों गैसेस का जो रेशो है इट इज 2:1 का है। मतलब अगर 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस बनी है तो 1 वॉल्यूम, यानी कि उसका हाफ वॉल्यूम विल बी ऑफ ऑक्सीजन गैस, क्योंकि इनका जो रेशो ही वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का 2:1 का। इसलिए एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें डबल वॉल्यूम है shows that it has hydrogen gas, जिसमें हाफ वॉल्यूम है इसका मतलब कि उसमें ऑक्सीजन गैस है। सो दिस इज बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम इन वाटर, उसके बेस पे ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। आपसे पूछा है कि कॉपर सल्फेट का कलर चेंज क्यों हो जाता है जब उसमें हम आयरन नेल डिप कर देते हैं। एक हमने भी कर लिया। क्वेश्चन ये है कि व्हाई डज कलर ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO, कौन सा कलर होता है कॉपर सल्फेट का? ब्लू कलर। वाटर में ये ब्लू सॉल्यूशन बनाता है। कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज व्हेन आयरन नेल्स, Fe नेल्स, यानी कि लोहे की कीलें, आर डिप्ड इन इट। दिस इज द क्वेश्चन कि कलर क्यों चेंज हो जाता है। आपने इसका आंसर कैसे बताना है? आप जब भी एक आंसर लिखते हो उसका स्टार्टिंग अच्छी होनी चाहिए, उसका एंड अच्छा होना चाहिए, एंड द आंसर शुड बी कंप्लीट। बीच में ही नहीं आपने आंसर को छोड़ देना है, पूरा एक्सप्लेन आपने उसको कंप्लीटली करना है। व्हेनेवर यू राइट एन आंसर तो आप ये सोच के आंसर लिखो कि उसको चेक करने वाले को कुछ नहीं पता है, जो बताना है आपने ही बताना है उसको। ऐसे आपका आंसर एक कंप्लीट आंसर होना चाहिए और सिंपल लैंग्वेज में आंसर होना चाहिए। ऑफ कोर्स यू विल हैव टू यूज टेक्निकल वर्ड्स, तो आपने यूज करना ही है, पर बिल्कुल सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू द पॉइंट एंड कंप्लीट आंसर आपको लिखना है। ये नहीं कि इनकम्प्लीट सा आप आंसर छोड़ दो बीच में, एक सेंटेंस मीनिंग भी नहीं उसका पता लग रहा है। तो ये इसका आंसर कि व्हाई डज कलर ऑफ कॉपर सल्फेट विच इज ब्लू चेंज व्हेन Fe आयरन नेल्स डिप्ड इन इट। जब आयरन नेल्स उसके अंदर डालते हैं तो कलर चेंज क्यों हो जाता है। तो आपने हाउ टू स्टार्ट द आंसर कि when copper iron nails are dipped in copper sulfate solution which is blue in color, a displacement reaction takes place। आपने ये वर्ड जरूर लिखना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स आर एबल टू डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। अब यहाँ पे मोर रिएक्टिव कौन है? आयरन। आपकी मेटल्स की एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जो मैंने पिछले
अपने सेशन में आपको बताई थी जब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एक्सप्लेन किए थे उस समय। तो तब मैंने बताया था, पूरी एक रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ी सी लिखी थी, तो उसमें अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड दैट आयरन इज प्रेजेंट अबव कॉपर इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो जो आयरन ऊपर है कॉपर के, इसका मतलब आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है कि दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर प्रेजेंट इन कॉपर सल्फेट डिस्प्लेस कॉपर एंड टेक इट्स प्लेस, खुद उसकी जगह ले लेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। रिएक्शन ये है इसका कि CuSO4, आपने सारे कलर्स लिखने हैं क्योंकि कलर्स के ही बेस पे आपको ये पूछा है। इसका हमने ब्लू एक्वस सॉल्यूशन बनाया है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वाटर में सॉल्यूशन। इसमें हमने आयरन नेल्स डिप कर दी, डोंट हैव टू हीट इट, कुछ नहीं आपने करना, सिर्फ कीप इट फॉर 1-2 आवर्स। 1-2 आवर्स के लिए इसको रखा रहने दो। यू विल फाइंड स्लोली एंड स्टेडली जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है वो धीरे धीरे फेड हो जाएगा और वो पेल ग्रीन कलर में बदल जाएगा और रेडिश ब्राउन कलर के पार्टिकल्स कॉपर के भी आपको दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि आफ्टर द रिएक्शन देयर इज नो कॉपर सल्फेट। क्या बन गया आफ्टर द रिएक्शन? आयरन सल्फेट बन गया जिसका कलर होता है पेल ग्रीन। पेल ग्रीन कलर होता है आयरन सल्फेट का, तो क्योंकि कॉपर सल्फेट रहा ही नहीं आफ्टर द रिएक्शन, तो दैट इज व्हाई द कलर चेंजेस एंड बिकॉज displacement reaction is taking place. Iron is more reactive than copper, so iron will displace copper from copper sulfate and take its place, खुद उसकी जगह ले लेगा और FeSO4 और कॉपर बन जाएगा। कॉपर के रेडिश ब्राउन कलर के पार्टिकल्स भी यहाँ पे बन जाएंगे, रेडिश ब्राउन particles. So this is the complete answer. Next question क्या है? 6th question, give an example of double displacement reaction. आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल्स देने हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, होते क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपका क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल displacement reaction. What does it mean? पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते क्या हैं। अभी इससे पहले हमने ये जो कलर चेंज वाला क्वेश्चन किया उसमें हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट या ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहे थे कि सिर्फ वन आयन इज डिस्प्लेस्ड बाय अदर, लेकिन यहाँ पे 2 आयन्स एक्सचेंज विद ईच अदर। एक आयन पहले वाले की जगह ले लेगा और पहला वाला आयन दूसरे वाले की जगह ले लेगा। सो व्हेन 2 आयन्स गेट एक्सचेंज विद ईच अदर देन इट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट। आप एग्जांपल लोगे तो पता लगेगा। अभी मैंने एक एग्जांपल इसका लिखा भी था, और एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 when it reacts with sodium chloride NaCl, then सिल्वर एक आयन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मेटालिक आयन है। सोडियम के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, मेटालिक आयन है। तो सिल्वर आयन प्रेजेंट है इसमें सिल्वर नाइट्रेट में और सोडियम आयन प्रेजेंट है सोडियम क्लोराइड। बोथ विल एक्सचेंज, मतलब सिल्वर आयन सोडियम आयन की जगह ले लेगा और सोडियम आयन सिल्वर आयन की जगह ले लेगा, दोनों में एक्सचेंज होगा। व्हेन 2 आयन्स गेट एक्सचेंज्ड देयर पोजीशन देन इट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट। तो अब बनेगा क्या? सिल्वर नाइट्रेट था, सिल्वर क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा और AgCl सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। साथ में सोडियम
नाइट्रेट के साथ ऐड हो जाएगा और बनेगा NaNO3। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल मैं इसमें दे देती हूँ आपको। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड reacts with sodium sulfate Na2SO4, तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। बेरियम के ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और सोडियम के ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। 1 एटम के 1 आयन के ऊपर, यहाँ पे 2 आयन्स हैं तो बैलेंस हो गया। इसके भी 2 पॉजिटिव आयन, इसमें भी 2 आयन्स मिलेंगे तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बेरियम सोडियम की जगह ले लेगा और सोडियम बेरियम की जगह ले लेगा। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट और बनेगा क्या? बनेगा बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड NaCl। बैलेंस्ड इक्वेशन आपको लिखनी है। दिस इज अ केस ऑफ प्रेसिपिटेट रिएक्शन। इसमें ये दोनों ही रिएक्शन जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, पिछले सेशन में मैंने जब टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बताए थे तो उसमें ये डबल डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन किया था काफ़ी सारे एग्जांपल्स लेके। यहाँ पर आप देखोगे कि जो सिल्वर नाइट्रेट है सोडियम क्लोराइड के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो सिल्वर क्लोराइड बनता है विच इज़ अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? एक इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है सॉल्यूशन के अंदर। सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन है, उसके अंदर सिल्वर क्लोराइड इनसॉल्युबल एक सब्सटेंस बनता है सॉलिड, तो ये उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, जिसको हम शॉर्ट में PPT भी लिख सकते हैं। जेलेटिनस वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, जेलेटिन की टाइप का। और बेरियम सल्फेट वाइट प्रेसिपिटेट इसका होता है। ये सारा अगर आप लिख दोगे कि वाइट प्रेसिपिटेट, जेलेटिनस वाइट प्रेसिपिटेट, कलरलेस प्रेसिपिटेट AgCl का, ये सारा कुछ आपको लिखना होता है व्हेनेवर यू राइट अ केमिकल इक्वेशन, ताकि आपकी जो एक केमिकल इक्वेशन है इट शुड बिकम मोर एंड मोर इंफॉर्मेटिव। ज़्यादा से ज़्यादा उसका इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। जैसे कोई वाटर में सॉल्यूशन आपने बनाया, जैसे हमने पीछे कॉपर सल्फेट का बनाया था, तो मैंने लिखा था उसमें एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मीन्स वाटर के अंदर आपने सॉल्यूशन बनाया। एक्वस, एक्वा, एक्वाटिक, ये वाटर से रिलेटेड है। तो एक्वस AQ जब हम लिख देते हैं ब्रैकेट में, इसका मतलब कि वो सब्सटेंस आपने वाटर में डिजोल्व किया है। तो ये मैंने 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं डबल डिस्प्लेसमेंट के, तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, identify the substances that are oxidized and the substances that are reduced in the following। अब आपने इसमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सब्सटेंस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन very important topic of this chapter, that is oxidation and reduction। इस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का मैंने एक अलग से सेशन भी आपके लिए दिया है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है। तो आपकी NCERT के बुक के अकॉर्डिंग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। Addition of hydrogen is known as reduction and removal of hydrogen is known as oxidation। ये इसमें डेफिनेशन है, लेकिन कुछ मैंने एग्जांपल आपको अभी शायद आए तो तब मैं कुछ और डेफिनेशंस भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की आपको मैं बताऊंगी। तो इसमें आपको क्या दिए हैं? 2 इक्वेशंस दिए हैं और उन 2 इक्वेशंस में आपको बताना है कि विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड विच सब्सटेंस इज गेटिंग रिड्यूस्ड। पहली इक्वेशन है 4Na + O2, क्वेश्चन में दी हुई है ये। 4Na + O2 इज इक्वल टू सोडियम ऑक्साइड 2Na2O। सोडियम ऑक्साइड बनता है। अब आपको बताना है कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ। सोडियम पहले अकेला था, और हमेशा ये याद रखो जिसका भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है वो रिएक्टेंट्स में से आपने सेलेक्ट करने हैं। कई बार बच्चे प्रोडक्ट्स में से प्रोडक्ट का नाम ले देते हैं कि ये ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है और या रिडक्शन हो रहा है।
दैट इज रॉन्ग। आपने हमेशा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जिसका भी हुआ, यू विल हैव टू सेलेक्ट देम फ्रॉम द रिएक्टेंट्स। ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट, राइट। रिएक्टेंट्स में से अब आपने बताना है कि विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पहले सोडियम वाज अलोन, आफ्टर द रिएक्शन उसके साथ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो ये सोडियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। बस यही आपसे पूछा है, ऑक्सीडेशन हो गया कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन किसका हुआ है, सिर्फ यही आपसे पूछा है, तो आप यही बताएंगे। अदरवाइज नॉर्मली हम ये भी पूछ लेते हैं कि विच इज़ ऑक्सीडाइजिंग एंड विच इज़ रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमेशा याद रखो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम itself it is getting oxidized by the addition of oxygen, लेकिन इसने जहाँ से भी ऑक्सीजन ली उसको तो रिड्यूस कर दिया ना, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है साथ में। अब रिडक्शन किसका हुआ, रिडक्शन हुआ ऑक्सीजन का। क्यों हुआ रिडक्शन, क्योंकि उसमें एक मेटल आके ऐड हो गया। अब आपको मैं बता देती हूँ यहाँ पे कि addition of metal is known as reduction and addition of non-metal is known as oxidation। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ आके सोडियम मेटल ऐड हो गया, दिस इज द रीजन दैट ऑक्सीजन इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो ये इसका कंप्लीट आंसर है। जिसका रिडक्शन हुआ है उसको हम एजेंट क्या बना मान के चलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों, खुद तो ये रिड्यूस हो गया क्योंकि इसमें एक मेटल आके ऐड हो गया, इटसेल्फ इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, बट सोडियम को तो इसने ऑक्सीडाइज कर दिया ना, तो एजेंट क्या बना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा बता दिया आपको, आपसे पूछा नहीं था इसमें, आपसे सिर्फ ये पूछा था किसका रिडक्शन हुआ और किसका ऑक्सीडेशन हुआ। दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया है, CuO plus H2 is equal to Cu plus H2O। CuO plus H2 is equal to Cu plus H2O। इसमें भी आपने बताना है कि which substance is getting oxidized and which substance is getting reduced। तो अब आप देखोगे बिफोर द रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड था, लेकिन आफ्टर द रिएक्शन क्या हुआ, इसकी ऑक्सीजन रिमूव हो गई, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया यहाँ पे, रिडक्शन, बिकॉज इट हैज लॉस्ट इट्स ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आके ऐड हो गई, पहले अकेला था हाइड्रोजन, नाउ हाइड्रोजन हैज बिकम वाटर, एक ऑक्सीजन उसके साथ ऐड हो गई, तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। सो ये दोनों का आंसर हो गया। और अभी मैंने आपको बताया कि जिसका ऑक्सीडेशन है उसको हम एजेंट क्या मान के चलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मान के चलते हैं, क्योंकि इटसेल्फ इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, बट जिसको भी अपनी ऑक्सीजन इसने दी उसको तो ऑक्सीडाइज कर दिया ना, यानी कि हाइड्रोजन को तो ऑक्सीडाइज कर दिया। तो एजेंट किसका है, ये ऑक्सीजन का एजेंट है, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, तो जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाइड्रोजन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि खुद तो हो गया ऑक्सीडाइज, क्योंकि उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, लेकिन जहाँ से भी उसने ऑक्सीजन लिया उसको तो रिड्यूस कर दिया ना इसने, हाइड्रोजन ने, तो हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक इक्वेशन आपको दी है, इसके ऊपर एनसीईआरटी में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बेस पे कई सारे क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे है। आपको एक इक्वेशन दी है, 2PbO plus C is equal to 2Pb plus CO2। lead oxide
reacts with carbon to form lead एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। आपने इस क्वेश्चन में एमसीक्यू है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है लेड इज, आपने सेलेक्ट करना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। फर्स्ट है लेड इज रिड्यूस्ड, ए है लेड इज रिड्यूस्ड, बी है ऑप्शन इसका दैट इज carbon dioxide is getting oxidized, CO2 is getting oxidized। नंबर सी है, सी ऑप्शन है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड द डी ऑप्शन है कि PbO इज रिड्यूस्ड, PbO लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। तो कौन सा इसमें करेक्ट है? फर्स्ट है लेड इज रिड्यूस्ड, तो लेड तो है ही नहीं रिएक्टेंट में, तो लेड कैसे रिड्यूस होगा? क्योंकि आपको मैंने बताया जिसका भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है वो रिएक्टेंट्स में से ही हमने सेलेक्ट करना है, तो यहाँ लेड तो है ही नहीं, तो ये तो आपका हो गया रॉन्ग। नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है, या तो सिर्फ कार्बन है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड है सी, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, यानी कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन आके जुड़ गया तो कार्बन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो आपका थर्ड ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड द फोर्थ वन इज PbO इज रिड्यूस्ड, तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन PbO किस में रिड्यूस हो गया? Pb में, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गई, तो PbO इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो C एंड D, दीज आर द 2 करेक्ट ऑप्शन आपको बताने हैं, ठीक है। और कई बार होता है एमसीक्यू में एक, इट्स नॉट नेसेसरी कि एक ही ऑप्शन करेक्ट हो, तो आपको हमेशा चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं। कभी कभी 2 ऑप्शन करेक्ट होते हैं, 2 रॉन्ग होते हैं, तो ये नहीं कि बस एक ऑप्शन सही हो गया तो उसके बाद बस आप पढ़ना ही बंद कर दो। समटाइम्स 2 ऑप्शंस आर ऑल्सो करेक्ट, तो वो आपको ऑप्शंस में दिए हुए होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब आपको मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बताए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हीट इज इवॉल्व्ड, तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। या कई बार हीट इज एब्जॉर्ब्ड, जब रिएक्शन के दौरान हीट आपको देनी पड़ रही है, हीट रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तब रिएक्शन हो रहा है। सो व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड जब हीट इज इवॉल्व्ड, रिलीज हो रही है हीट एनर्जी, देन इट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपने इसको एक्सप्लेन करना है और दो एक एक एग्जाम्पल भी इसके देने। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस किसको बोलते हैं? Those reactions in which heat is released, they are known as exothermic reaction. Exo means बाहर निकलना, exit, heat energy निकलती है इसमें से। एग्जाम्पल अब इसके क्या आप ले सकते हो? वेल नोन एग्जाम्पल है C6H12O6। व्हाट इज दिस कंपाउंड? इसको ग्लूकोज बोलते हैं। आपको शायद पता चल गया होगा कि मैं कौन सी इक्वेशन लिख रही हूँ। When it reacts with carbon, when it reacts with 6 molecules of oxygen in the mitochondria, ये रिएक्शन हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया is a cell organelle in which this reaction takes place, और ये रिएक्शन जो पूरा है केमिकल रिएक्शन, this is known as respiration। तो बनता क्या है? 6 CO2 plus 6 water molecules plus lot of heat is
इवॉल्व। इतनी हीट निकलती है, कुछ तो हीट हम ब्रीद आउट कर देते हैं और कुछ हीट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, एंड दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP। आपने सिर्फ इसमें ये बताना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है। तो आपने देखा along with the products heat is evolved, heat is released, it means कि ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और भी एग्जांपल जितने भी कंबशन रिएक्शंस हैं सब में आपको देखोगे कि कंबशन है, बर्न हो रही है कोई चीज़ तो हीट तो इवॉल्व हो ही रही है। जैसे मीथेन गैस है, इट बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बनता क्या है, एक तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एक बनता है वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, 1 बैलेंस है, और साथ में बनता है वाटर H2O। तो आप यहाँ पे 2 लगा दोगे, यहाँ पे 2 लगा दोगे, तो ये आपकी बैलेंस हो जाएगी। प्लस यस हीट एनर्जी भी इसमें, क्योंकि मीथेन गैस, इसका नाम है मीथेन गैस। मीथेन, इसको नेचुरल गैस भी बोलते हैं, मीथेन गैस। नेचुरल गैस में ऑलमोस्ट 95% ये गैस होती है, तो समटाइम्स नेचुरल गैस CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के अंदर दिस इज द मेजर अमाउंट मीथेन गैस। तो ये बर्न कर रहे हैं नेचुरली, जब ये इट्स अ वेरी गुड फ्यूल, एक्सलेंट फ्यूल है ये, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर्स, साथ में हीट, तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद आ जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक मीन्स जब आप हीट देते हो तभी रिएक्शन होता है, यानी कि हीट इज एब्जॉर्ब्ड। By absorbing heat energy, the reaction takes place. Example, well-known example है इसका 2HGO, mercury oxide, mercuric oxide। इसको जब आप हीट देते हो, हीट एब्जॉर्ब होती है, only then the reaction takes place और बनता है 2Hg plus O2, डिकम्पोज हो जाता है। थर्मल डीकम्पोजिशन, ऑलमोस्ट जितने भी थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है दे आर ऑल एंडोथर्मिक रिएक्शन। हीट आप दोगे, एब्जॉर्ब होगी, रिएक्टेंट उसको एब्जॉर्ब करेगा और डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। और भी एग्जांपल है, जैसे H2 प्लस, आपको ये मैं बताती हूँ, H2 plus O2 इज इक्वल टू, नॉट H2, N2 plus O2 is equal to नाइट्रिक ऑक्साइड। दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड। इसमें तो जब भी एंडोथर्मिक है, या तो आप रिएक्टेंट के साथ हीट लिख सकते हो, अगर रिएक्टेंट के साथ आपने नहीं लिखी तो आप यहाँ पे माइनस हीट भी लिख सकते हो, मतलब हीट माइनस हो गई आफ्टर द रिएक्शन, क्योंकि सारी हीट तो इन दोनों ने एब्जॉर्ब कर ली। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या यहाँ नहीं लिखना तो आप माइनस हीट यहाँ पे भी लिख सकते हो और ये रिएक्शन हो गया। सो दीज आर द 2 एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, MCQ है, एंड दे हैव गिवन द 4 ऑप्शंस। आपने बताना है कि ये इक्वेशन किस टाइप का ये रिएक्शन है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। Fe2O3 plus 2Al, Fe2O3 plus 2Al is equal to Al2O3 plus Al2O3 plus Fe2Fe। आपने ये बताना है कि ये व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। तो इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास। नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन,
कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, बी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सी है डबल डिस्प्लेसमेंट, एंड नंबर 4 यानी कि डी है, इसमें दिया हुआ आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तो जब दो या तीन substances combine together and form a single substance, that is combination reaction। तो यहाँ पे तो दो बन रहे हैं, तो this is not a combination reaction, तो ये तो हमारा हो गया wrong। Displacement reaction, yes, of course it is a displacement reaction, क्योंकि aluminium is more reactive than iron, so it is displacing iron from iron oxide, और उसकी जगह ले ली, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया और आयरन को उसने डिस्प्लेस कर दिया। तो ये हमारा ये करेक्ट है। देखिए शायद और भी कोई करेक्ट हो इसमें से। डबल डिस्प्लेसमेंट, नो, बिल्कुल रॉन्ग है ये, क्योंकि दो आयन तो एक्सचेंज हो ही नहीं रहे, इसने बस इसकी जगह ली है, इसने तो किसी की जगह नहीं ली, ये तो सेपरेट हो गया आयरन, तो इट इज़ नॉट टेकिंग प्लेस, किसी की भी इट इज़ नॉट टेकिंग प्लेस, तो इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, एंड डीकम्पोजिशन भी रॉन्ग है। डीकम्पोजिशन में यू टेक वन सब्सटेंस, हीट दो या इलेक्ट्रिसिटी दो या लाइट एनर्जी दो, इट गेट्स डीकम्पोज इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, तो ये डीकम्पोजिशन भी नहीं है, यहाँ पे तो कुछ भी डीकम्पोज नहीं हो रहा है, तो ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये अनदर क्वेश्चन आपका इसमें था। एक क्वेश्चन और है, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट hydrochloric acid is added to iron filings? Dilute hydrochloric acid is added to iron filings. Dilute hydrochloric acid added to iron filings मतलब पाउडर फॉर्म में, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में आयरन होता है, आयरन फाइलिंग्स उसको कहते हैं। तो बनता क्या है, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। दिस इज द इक्वेशन। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर फॉर्म, हाइड्रोजन क्लोराइड, पहला ऑप्शन आपका है कि हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड इज फॉर्म्ड। दूसरा बी ऑप्शन है इसमें, that is chlorine gas and FeOH whole twice is produced, chlorine gas and iron hydroxide is produced। सी ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ये सारे NCERT के क्वेश्चन है। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो रिएक्शन टेक प्लेस, एंड डी है ऑप्शन, दैट इज कि आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, आयरन सॉल्ट एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड। अब विच इज द करेक्ट ऑप्शन, हाइड्रोजन एंड FeCl2, हाइड्रोजन एंड FeCl2, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। बाकी देखते हैं शायद और भी कोई करेक्ट हो। Cl2 एंड FeOH ये तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ऑक्सीजन तो है ही नहीं रिएक्टेंट्स में, so this is wrong। No reaction, this is also wrong because reaction is taking place। and iron salt and water, कोई salt, आयरन का तो सॉल्ट बना है पर वाटर नहीं बना है, हाइड्रोजन बना है, तो ये भी आपका रॉन्ग है। सो ये आपके चार ऑप्शंस थे, उसमें से फर्स्ट वन इज करेक्ट। तो आज स्टूडेंट्स मैं आपको यहीं पे अपना सेशन ख़त्म करती हूँ। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं NCERT के, तो नेक्स्ट सेशन में आई विल टेक दोज रिमेनिंग क्वेश्चंस NCERT के, उनको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगी। उसके बाद एक सेशन में मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि अभी तक आपके बोर्ड में आ चुके हैं या एक्सपेक्टेड हैं, वो क्वेश्चंस भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी।
तो अभी मेरे 2 सेशन और होंगे क्वेश्चन आंसर के इस चैप्टर में, राइट। सो ये आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन में मैं रेस्ट ऑफ द NCERT क्वेश्चन लूँगी, उसके बाद मैं लूँगी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी बोर्ड में या तो आए हैं या इतने इम्पॉर्टेंट है कि वो बोर्ड में एक्सपेक्टेड है, राइट। ओके, बाय।